हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने चैनल पर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को रन कर रहा हूँ, जो आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके लिए आज उसी सीरीज के फिजिक्स की बात करेंगे। हम फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग देखेंगे आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी जनरेटेड। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस मीडियम में या किस माध्यम में जनरेट हो सकती हैं? तो इसका सही आंसर है ए। ये ए सभी मीडियम में उत्पन्न हो सकती हैं अनुदैर्ध्य तरंग। आइए देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। वो वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन में ही मूव करें, उस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एयर में, ये आपकी एयर में हो सकती है। तो ये वेव किस तरीके से होती है? एक जगह कंप्रेशन होता है और एक जगह रेयरफेक्शन होता है। क्लियर? तो कंप्रेशन के मिड पॉइंट से कंप्रेशन के मिड पॉइंट के बीच को क्या कहते हैं हम लोग? वेव लेंथ। और जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी होती है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर दोस्तों? तो आप भी देख रहे हैं कि वेव की डायरेक्शन में ही एयर मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जबकि ट्रांसवर्स मीडियम में क्या होता है? अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए चलते हैं। क्लियर दोस्तों? और ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांसवर्स वेव है आपकी एयर में ट्रैवल नहीं हो सकती है, एयर में ट्रैवल नहीं हो सकती है। और जो हाईएस्ट पीक होता है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो लोअर होता है उसको बोलते हैं थ्रो। और दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। और हाईएस्ट जो एम्पलीट्यूड होता है इसको बोलते हैं हम, हाईएस्ट जो ट्रेजेक्टरी बनती है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दो बीच के क्रस्ट की दूरी या फिर दो ट्रफ की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। वेव लेंथ बोलते हैं दो ट्रफ या दो क्रस्ट के बीच की दूरी को। क्लियर दोस्तों? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? जिनमें वेव की डायरेक्शन में ही मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं। और ट्रांसवर्स डायरेक्शन वो होती हैं जिसमें वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो? परपेंडिकुलर डायरेक्शन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करें, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। क्लियर दोस्तों? तो अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसमें? सभी माध्यम में ट्रेवल करती हैं या उत्पन्न हो सकती हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न नहीं हो सकती हैं? तो अभी फिलहाल हमने पीछे डिस्कस किया है कि ये हमारी एयर में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव्स आर। साउंड वेव्स क्या हैं? साउंड वेव्स हैं हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्योंकि यही जो वेव है जो तीनों मीडियम में लिक्विड सॉलिड लिक्विड और गैसेस, तीनों मीडियम में ये हमारी ट्रेवल करती हैं। क्लियर दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुदैर्ध्य तरंगें। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज। तो दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर के एक ही केस बनता है, इसमें केवल और केवल काल्पनिक और सीधा। क्लियर दोस्तों? कॉन्वेक्स मिरर के केस में केवल और केवल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में केवल और केवल एक तरीके ही इमेज हमेशा फॉर्म होती है, वो और होती है इमेजिनरी एंड स्ट्रेट। इमेजिनरी एंड स्ट्रेट ही हमेशा हमारी, या अपराइट या सीधी कहें हम जिसको इरेक्ट भी बोलते हैं स्ट्रेट, और इसको बुकों में हम लोग इरेक्ट भी बोलते हैं। तो एक ही तरीके की हमारी बनती है इमेज।
जिसको हम क्या इमेजनरी एंड स्ट्रेट इमेज बोलते हैं। तो इमेजनरी इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पर मीट होते हुए अपीयर हों, तब उस और वो जहाँ मीट हुए उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इमेजनरी इमेज। क्लियर दोस्तों। और रियल इमेज जब बोलते हैं जब हमारी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट होते हुए किसी पॉइंट पे नजर आए। तो एक्चुअल में जब मीट होती हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। क्लियर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, काल्पनिक एंड सीधा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। देखिए हम सबको पता है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। दिस इज हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और हमें क्या पता है, मोमेंटम या संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू m इंटू वी। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ mv² और ऊपर नीचे m का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ m² v², या इसको लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के mv को क्या लिख सकते हैं, p। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, p² अपॉन 2m। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या कह रहा है कि मोमेंटम को उसने p को कितने % से इंक्रीज कर दिया है, 50% से। तो हमने मान लिया कि अभी हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, p² बाय 2m। क्लियर। अगर हम मोमेंटम को 50% से बढ़ा दें, 50% को बढ़ा दें तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 50% से बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा 1.5 p। p फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल का 1.5 p। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, ये मान लो इनिशियल है और 50% बढ़ाने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वो हो जाएगी 1.5 p इनिशियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 p इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये क्या है हमारी इनिशियल एनर्जी, ये क्या है हमारी इनिशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्या आ गया है, 2.25 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। क्लियर। तो चेंज कितने का आया है दोस्तों, चेंज कितने का आया है, कितने % से बढ़ जाएगी, तो चेंज कितने का आया है, काइनेटिक एनर्जी चेंज कितने से हुई है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है 2.25 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 घटा दो क्या आ जाएगा 1.25 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, इनिशियल के परसेंटेज में। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.25 KEI डिवाइडेड बाय 1 KI इंटू 100। देखिए KI से KI कैंसिल और 100 का मल्टीप्लाई कराओ तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया है 125%। मीन्स 125% से हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आंसर सी इज करेक्ट। 125% से हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंग उदाहरण है, लाइट वेव इज अ एग्जाम्पल ऑफ। लाइट वेव किसका एग्जाम्पल है, तो लाइट वेव हमारा एग्जाम्पल है किसका, लाइट वेव हमारा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ ट्रेवल करती हैं।
एक साथ ट्रेवल करती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये देखिए, ये हमारी जो ट्रेवल कर रही है, ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल, क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, और वेव, ओवरऑल वेव किस डायरेक्शन में वेव कर रही है, तीसरी डायरेक्शन में। क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोपोगेट इन बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओवरऑल वेव मूव बोथ डायरेक्शन। क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश तरंग हमारी क्या है? प्रकाश तरंग हमारी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत ये होती है कि ये इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्लियर, उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। मान लो ये कोई मान लो हमने बनाया कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ हो जाएगा? यहाँ, और फोकस यहाँ। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा इसका? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड पोल से फोकस तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो यही पूछ रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ। क्या होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ध्वनि तरंग को अश्रव्य कहा जाता है जब इसकी आवृत्ति होती है। दोस्तों, साउंड वेव जब हमारी 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है, तो वो हमको सुनाई नहीं देती है। तो करेक्ट आंसर इज डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। क्लियर दोस्तों। तो क्यों तैरना आसान है समुद्र के पानी में? क्योंकि जो समुद्र की डेंसिटी होती है, समुद्र की जो डेंसिटी होती है या घनत्व होता है, वो उसके समुद्र के पानी का घनत्व नॉर्मल पानी के घनत्व से कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वाटर कैसा होता है? सॉल्टी। क्लियर दोस्तों। उसी वजह से हम लोग आसानी से तैर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबमरीन इज बेस्ड ऑन। सबमरीन हमारी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो सबमरीन हमारी बेस्ड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर हमारी सबमरीन बेस्ड होती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जो किसी पानी में, मान लो ये कोई वाटर है, उसमें कोई हम इसमें कोई वस्तु हम इसमें डुबो देते हैं, तो जब ये पानी में जाएगी तो अपने आयतन के बराबर वाटर को या पानी को डिस्प्लेस कर देगी, हटा देगी। तो जितना पानी यहाँ से हटेगा उस पानी का जो भार होगा, उस पानी के भार के बराबर इस ब्लॉक के ऊपर या जो पानी में टिच गई है उसके ऊपर एक उतना ही बल लगेगा। तो उसको ही कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वांटम सिद्धांत एक्सपोनेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो क्वांटम थ्योरी हमें दी थी मैक्स प्लैंक ने। तो आंसर बी इज करेक्ट। थैंक यू दोस्तों।
अगर ये हमारी सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे डेली मिलेंगी, ताकि आपके हर एक एग्जाम में आने वाले साइंस के क्वेश्चन कवर हो जाएं। क्लियर दोस्तों? आज के लिए थैंक यू।